भारतीय शासन व्यवस्था की असली चाबी आखिर किसके हाथ में है? देश के सबसे ऊंचे पद पर जो बैठते हैं उन्हें कौन चुनता है और कैसे? क्या राष्ट्रपति के पास सच में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी कानून को रोक सकें या फिर असली पावर सेंटर कहीं और ही छिपा है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी जो पड़ताल है वो भारतीय संविधान के उन हिस्सों पर है जो देश की सत्ता के ताने बाने को बुनते हैं। अच्छा। हमारे पास जो अकादमिक स्रोत, गाइड और व्याख्यान हैं, उनकी मदद से हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव, उनकी शक्तियों और संसद की पूरी प्रक्रिया को मतलब परत बर परत समझेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उस पद से जो सबसे ऊंचा दिखता है, राष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हाँ, ये तो सीधी सी बात है। बिल्कुल। लेकिन अनुच्छेद 53 कहता है कि वो देश की कार्यपालिका के प्रमुख और तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर सबसे दिलचस्प हिस्सा है उनके चुनाव की प्रक्रिया। ये कोई आम चुनाव जैसा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती और इसके पीछे संविधान बनाने वालों की एक बहुत गहरी सोच थी। क्या सोच थी? उन्हें डर था कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता करती तो कुछ बड़े, ज्यादा आबादी वाले राज्य ही मिलकर हर बार राष्ट्रपति तय कर देते। छोटे राज्यों की आवाज एक तरह से दब जाती। इसीलिए एक अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन का रास्ता चुना गया। और इसके लिए एक खास क्लब बनाया गया, जैसे हम निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 54 में बताया गया है। तो इस एक्सक्लूसिव क्लब के मेंबर्स कौन-कौन हैं? देखिए, इसमें वो लोग हैं जिन्हें हम और आप पहले ही चुन चुके हैं। मोटे तौर पर 3 समूह हैं। पहले, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ चुने हुए सदस्य। दूसरे, देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। और तीसरे, दिल्ली और पुडुचेरी जैसी विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के चुने हुए सदस्य भी। अच्छा, यहाँ चुने हुए शब्द पर जोर है। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। जो सदस्य मनोनीत यानी नॉमिनेट किए जाते हैं, वे इस चुनाव में वोट नहीं डालते। एक मिनट, यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो हमारे स्रोतों में उभर कर आती है। ये चुनाव सिर्फ वोटों की गिनती का नहीं, बल्कि वोट की कीमत यानी वोट वैल्यू का खेल है। ये सुनने में किसी गणित के सवाल जैसा लगता है। इसका क्या मतलब है? ये हमारे संविधान की खूबसूरती है, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को पक्का करती है। अनुच्छेद 55 में इसकी पूरी विधि बताई गई है। और इसका मकसद? इसका मकसद ये है कि सभी राज्यों के विधायकों के वोटों का कुल वजन देश के सभी सांसदों के वोटों के कुल वजन के बराबर हो। इससे केंद्र और राज्यों के बीच एक, आप कह सकते हैं, एक संतुलन बनता है। मतलब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के एक विधायक के वोट की कीमत सिक्किम जैसे छोटे राज्य के विधायक के वोट की कीमत से अलग होगी। एकदम सही। हर राज्य के विधायक के वोट की कीमत उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होती है। इसी तरह संसदों के वोट की भी एक कीमत होती है। अच्छा। हमारे स्रोतों के मुताबिक इस चुनाव में लगभग 4033 विधायक और 776 सांसद हिस्सा लेते हैं। ये जटिल व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति किसी एक क्षेत्र का नहीं, बल्कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे। यही तो संघवाद मतलब फेडरलिज्म की आत्मा है। इसी में एक और शब्द आता है, एकल संक्रमणीय मत या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये तो किसी साइंस के फॉर्मूले जैसा लगता है। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा वोट ट्रांसफर हो सकता है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक रेस की तरह है, जिसमें आपको सिर्फ अपने पसंदीदा धावक पर दाव नहीं लगाना, बल्कि ये भी बताना है कि अगर वो हार गया तो आपकी दूसरी पसंद कौन होगा। और फिर तीसरी कौन? यानी 1 2 3 करके वरीयता देते हैं। अगर पहली पसंद वाले उम्मीदवार को जीत के लिए जरूरी वोट नहीं मिलते, तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को हटाकर उसके वोटों को वोटरों की दूसरी पसंद के हिसाब से बाकी उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। और ये तब तक चलता है? ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी एक को जीत का कोटा न मिल जाए। कमाल है। मतलब इसका मकसद ये है कि अंत में ऐसा कोई विजेता ना हो जिसे ज्यादातर लोग पसंद ही ना करते हों, बल्कि एक आम सहमति वाला उम्मीदवार जीते। बिल्कुल, ये एक बहुत ही परिष्कृत व्यवस्था है। तो चुनाव की प्रक्रिया तो वाकई अनूठी है, लेकिन एक बार चुने जाने के बाद उनके पास असली ताकत कितनी होती है? मान लीजिए संसद ने कोई बिल पास कर दिया, तो क्या राष्ट्रपति को उस पर सिर्फ दस्तखत करने होते हैं या वो उसे रोक भी सकते हैं? नहीं, वो सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 111 उन्हें कुछ खास वीटो शक्तियां देता है। मोटे तौर पे ये 3 तरह की होती हैं।
पहली है आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो, जिसमें वो बिल को सीधे सीधे मना कर सकते हैं। दूसरी है निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो, मतलब सस्पेंड करना। हाँ, जिसमें वो बिल को एक बार फिर से सोचने के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। और तीसरी? हमारे स्रोतों में उसे सबसे दिलचस्प और शक्तिशाली बताया गया है। हाँ, तीसरी है पॉकेट वीटो। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें राष्ट्रपति बिल पर ना तो हाँ कहते हैं ना ही ना, बस उसे अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में डाल लेते हैं। अपनी जेब में? एक तरह से। संविधान में कोई समय सीमा नहीं दी गई है कि राष्ट्रपति को कितने दिन में फैसला लेना है, और इसी का फायदा उठाकर वो बिल को हमेशा के लिए लटका सकते हैं। मतलब एब्सोल्यूट वीटो एक तरह से फुल स्टॉप है, सस्पेंसिव वीटो एक कॉमा है जहां आप सोचने का मौका देते हैं, और पॉकेट वीटो एक तरह से फाइल को सबसे नीचे दबा देना है। आपकी एनालॉजी एकदम सटीक है। इसका कोई असली उदाहरण है क्या? हाँ, इसका एक बहुत प्रसिद्ध किस्सा है। 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह के पास भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक आया था। उस बिल को लेकर काफी विवाद था कि ये सरकार को लोगों की चिट्ठियां पढ़ने की ज्यादा ताकत दे रहा है। अच्छा। राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने इस पर कोई फैसला ही नहीं लिया। उन्होंने बस उसे अपनी मेज पर रखे रखा। नतीजा ये हुआ कि वो बिल कभी कानूनी नहीं बन पाया। ये घटना राष्ट्रपति पद की छिपी हुई ताकत का एक क्लासिक उदाहरण है। ये तो हुई कानून बनाने की प्रक्रिया में शक्ति। लेकिन क्या कोई ऐसी स्थिति है जब संसद काम ही ना कर रही हो और देश को किसी कानून की सख्त जरूरत पड़ जाए? क्या तब राष्ट्रपति खुद कानून बना सकते हैं? ये तो शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ लगता है। आपका सवाल बहुत वाजिब है। ऐसी ही आपातकालीन स्थितियों के लिए संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को एक असाधारण शक्ति देता है, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की। ऑर्डिनेंस? हाँ, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी कानून की तत्काल जरूरत हो, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये एक तरह का अस्थायी कानून हुआ। क्या इसकी कोई सीमा है? बिल्कुल, इसकी ताकत और असर संसद के कानून के बराबर ही होता है, लेकिन यह अस्थायी है। जैसे ही संसद का अगला सत्र शुरू होता है, उसके 6 हफ्तों के अंदर इस अध्यादेश को संसद से पास करवाना जरूरी होता है। और अगर नहीं हुआ तो? अगर ऐसा नहीं होता तो ये अपने आप खत्म हो जाता है। और ये साफ कर दूं कि यह राष्ट्रपति की अपनी मर्जी की शक्ति नहीं है। वो ऐसा केवल प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर ही कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शक्तियां, चुनाव तो समझ में आ गए, लेकिन हमारे संविधान में हर पद के लिए एक बैकअप प्लान भी होता है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो कौन जिम्मेदारी संभालता है? यहीं पर उपराष्ट्रपति की भूमिका सामने आती है। सही पकड़ा आपने। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उनका मुख्य काम, जैसा कि अनुच्छेद 64 में बताया गया है, राज्यसभा के पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पर सदन की कार्यवाही चलाना है। अच्छा, तो वो राज्यसभा के स्पीकर की तरह काम करते हैं? हाँ, कह सकते हैं। और उनके चुनाव की प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 66 में है, राष्ट्रपति के चुनाव से थोड़ी अलग और सरल है। क्या अंतर है? 2 बड़े अंतर हैं। पहला, उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट डालते हैं, और इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य शामिल होते हैं। अच्छा, दोनों ही? हाँ, और दूसरा, इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य हिस्सा नहीं लेते। उनका कार्यकाल भी अनुच्छेद 67 के अनुसार 5 साल का होता है। ये एक बड़ा अंतर है। तो अब तक हमने देखा कि एक राष्ट्र के प्रमुख हैं राष्ट्रपति और एक उनके सहायक हैं उपराष्ट्रपति। लेकिन देश को दिन प्रतिदिन चला कौन रहा है? सारे बड़े फैसले, चाहे वो अर्थव्यवस्था से जुड़े हों या विदेश नीति से, असल में कौन लेता है? सरकार का असली इंजन कौन है? यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है, और हम पहुंचते हैं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास। हमारी संसदीय प्रणाली में असली कार्यकारी शक्ति इसी मंत्रिपरिषद में होती है, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। अच्छा। अनुच्छेद 74 साफ कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति एक तरह से देश के संवैधानिक मुखिया हैं, लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री हैं। मतलब राष्ट्रपति नाम के शासक हैं और प्रधानमंत्री काम के। मोटे तौर पर आप ऐसा कह सकती हैं। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करना होता है, और अनुच्छेद 75 इस व्यवस्था को और मजबूत करता है। वो कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मतलब असली जवाबदेही लोकसभा के प्रति है। बिल्कुल।
इसका सीधा मतलब है कि असली ताकत जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में है, जो सरकार चलाते हैं और लोकसभा में बहुमत के आधार पर टिके रहते हैं। समझ गई। तो अगर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट ही फैसले लेते हैं तो उन्हें इन फैसलों को कानून की शक्ल देने के लिए संसद की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अंत में इस कानून बनाने की फैक्ट्री यानी संसद की प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। जरूर। इसकी पूरी रूपरेखा अनुच्छेद 107 से 111 के बीच दी गई है। अनुच्छेद 107 के मुताबिक कोई भी साधारण बिल यानी विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। कहीं भी, लोकसभा या राज्यसभा? हाँ, कहीं भी। कानून बनने के लिए उसे दोनों सदनों से पास होना पड़ता है और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। लेकिन भारत की राजनीति में तो अक्सर होता है कि लोकसभा में किसी और पार्टी का बहुमत हो और राज्यसभा में किसी और का। अगर दोनों सदनों में किसी बिल पर असहमति हो जाए, जिसे डेडलॉक कहते हैं, तब क्या होता है? इसी डेडलॉक को तोड़ने के लिए अनुच्छेद 108 में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग का। जॉइंट सिटिंग? हाँ, अगर किसी साधारण बिल पर दोनों सदनों में गतिरोध बन जाता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इसमें दोनों सदनों के सभी सदस्य एक साथ बैठकर बिल पर वोटिंग करते हैं। लेकिन लोकसभा में तो ज्यादा सदस्य होते हैं, तो क्या संयुक्त बैठक में हमेशा लोकसभा की ही बात मानी जाती है? ज्यादातर मामलों में हाँ, क्योंकि उनके पास संख्या बल होता है। ये एक तरह से निचली सदन की सर्वोच्चता को स्थापित करता है, जो कि सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है। और एक धन विधेयक या मनी बिल की भी बात होती है, जो काफी खास माना जाता है। वो क्या है? अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। आसान भाषा में ये सरकार की कमाई और खर्चों से जुड़ा बिल होता है, जैसे कोई नया टैक्स लगाना या हटाना या सरकारी खजाने से पैसा निकालना। अच्छा, पैसों से जुड़ा हर मामला। हाँ, इसकी प्रक्रिया बहुत खास है। ये सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकता है। राज्यसभा इस पर सिर्फ चर्चा कर सकती है या सुझाव दे सकती है, लेकिन इसे 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकती। सिर्फ 14 दिन? हाँ, अगर 14 दिन में पास नहीं किया तो इसे पास मान लिया जाता है। और राष्ट्रपति, क्या वो इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं? नहीं, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। उन्हें इस पर सहमति देनी ही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार के वित्तीय मामलों में देरी देश के लिए ठीक नहीं है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि हमारे संविधान ने सत्ता का एक अद्भुत संतुलन बनाया है। एक तरफ राष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्र के प्रमुख हैं, देश की एकता के प्रतीक हैं। उनका चुनाव एक जटिल लेकिन समावेशी प्रक्रिया से होता है और उनके पास पॉकेट वीटो जैसी छुपी हुई शक्तियां भी हैं, जो उन्हें सिर्फ नाम का प्रमुख होने से कहीं ज्यादा बनाती हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति हैं, जिनकी भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित है, और इन सब के बीच है सरकार का असली इंजन रूम, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट, जो देश के रोजमर्रा के फैसले लेते हैं। हाँ, और सीधे तौर पर जनता के सदन लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। ये शक्तियों के बंटवारे और एक दूसरे पर नियंत्रण का एक शानदार मॉडल है। ये वाकई एक जबरदस्त सिस्टम है। हाँ, और इसी संतुलन पर एक अंतिम विचार के साथ हम अपनी बात खत्म कर सकते हैं। हमारे स्रोतों में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति यानी अनुच्छेद 123 का जिक्र एक असाधारण जरूरत के उपाय के तौर पर किया गया है। जब कोई इमरजेंसी हो। हाँ, इसका मकसद तब कानून बनाना था जब संसद सत्र में ना हो और कोई आपात स्थिति आ जाए। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर इस शक्ति का इस्तेमाल सामान्य परिस्थितियों में या बार बार होने लगे तो क्या होगा? अच्छा सवाल है। ये श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाता है। अध्यादेशों का लगातार उपयोग क्या कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति के उस नाजुक संतुलन को बिगाड़ता है जिसे संविधान ने इतनी खूबसूरती से बनाया है?